हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत कभी नहीं झुकेगा, चाहे वो चीन का मुद्दा हो या पाकिस्तान का। बताएंगे किसने कहा। तो वहीं समंदर में कैसे देवदूत बनी भारतीय नौसेना, कैसे हूती विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ा कर ले आए ऑयल टैंकर। बताएंगे फिर एक बार बड़ी खबर तो वहीं बताएंगे पाकिस्तान की बहुत बड़ी नापाक हरकत का हुआ पर्दाफाश। बताएंगे समुद्र के रास्ते भारत को लेकर करने वाला था ये काम, तो वहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप, सच को सामने लाना मेरी जिम्मेदारी। बताएंगे लगातार पीएम मोदी जी कांग्रेस पर हो रहे हैं हमलावर। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां समंदर में देवदूत बनी भारतीय नौसेना कैसे हूती विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ा लाए ऑयल टैंकर। बता दें, लाल सागर में इस समय हूती विद्रोहियों का आतंक है। अक्सर ईरान समर्थित हूती तेल के टैंकरों पर हमला कर देते हैं और पोतों को हाईजैक करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना हूती विद्रोही हो या फिर समुद्री लुटेरे हो, दोनों के लिए काल बनी हुई है। भारत की तरफ से बढ़ रहे ऑयल टैंकर शिप पर जब हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया तो तुरंत भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई और शिप को सुरक्षित निकाल लिया। भारतीय नौसेना के INS कोच्चि ने 30 क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित बचा लिया, जिसमें से 22 भारतीय थे। जानकारी के मुताबिक सभी क्रू के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। जी हां, बता दें कि मुसीबत में फंसे ऑयल टैंकर पर पनामा का ध्वज लगा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS कोच्चि ने 26 अप्रैल को MV एंड्रोमेडा स्टार नामक टैंकर पर हमले के बाद कार्रवाई करके त्वरित सहायता की और चालक दल के सभी सदस्य अब सुरक्षित है। ऐसे में अपनी भारतीय नौसेना को दिल से कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा, ताकि आपकी दुआओं से भारतीय नौसेना और ज्यादा मजबूत हो सके। साथ ही साथ बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की दो टूक कहा, भारत कभी नहीं झुकेगा। तो वहीं LAC विवाद पर कहा, चीन के साथ है बातचीत जारी। दरअसल राजनाथ सिंह जी का राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार, कांग्रेसी नेता ने चीन को लेकर लगाए थे आरोप। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच कल अहमदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत और चीन के बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है, भारत कभी झुकेगा नहीं। ये बयान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए अहमदाबाद में मौजूद राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत सैन्य दृष्टिकोण से एक पावरफुल देश बन गया है, शक्तिशाली देश बन गया है और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। चीनी आक्रामकता को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के आरोप के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत सैन्य दृष्टि से भी एक शक्तिशाली देश बन गया है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर, सोनमर्ग में पर्यटकों को ले जा रहा वाहन सिंध नदी में जा गिरा, 4 की मौत, 3 को बचाया और 2 अभी भी लापता। जी हां, मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में 9 पर्यटकों को ले जा रहा एक वाहन जिसका नाम JK-13B 8950 है, जो कि सिंध नदी में जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि स्थानीय चालक समेत 3 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि 2 पर्यटक अभी भी लापता है। इलाके में भारी बारिश के कारण बचाव कार्य को देर शाम सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये पर्यटक कहां के हैं इसका अभी तक पता नहीं चला है। बताया जाता है कि रविवार को श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक तवेरा वाहन 9 पर्यटकों को ले जा रहा था, तभी गगनगीर इलाके में वाहन सिंध नदी में लुढ़क गया। बचाव दल ने 3 लोगों को तत्काल बचा लिया, जबकि अन्य की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आ रहा 600 करोड़ का नशीला पदार्थ, 14 पाकिस्तानी हुए गिरफ्तार। जी हां, पाकिस्तानी नाव से 86 किलो ड्रग्स जब्त किया गया है। 14 लोगों को यानी 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। NCB, ATS और तट रक्षक बल की संयुक्त कार्रवाई की जानकारी आपको बता दें, ATS गुजरात, NCB और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल संयुक्त टीम ने पाकिस्तान से आ रही मादक पदार्थ की खेप को पकड़ा है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात तट पर पाकिस्तानी नौका से 600 करोड़ रुपए की कीमत का 86 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। इसके साथ ही 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कोस्ट गार्ड की टीम ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। दरअसल ATS गुजरात पुलिस को एक गोपनीय स्रोत से सूचना मिली थी कि एक विदेशी नाव 100 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ और 10 से 15 विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय जल सीमा में आ रही है। अंतर एजेंसी संयुक्त अभियानों की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए NCB मुख्यालय संचालन इकाई और ATS
IPS गुजरात को शामिल करते हुए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। भारतीय तटरक्षक से सहायता के लिए अनुरोध किया गया था, जिसका तुरंत जवाब दिया गया, यानी कि नाव और माल में सवार सभी लोगों को हिरासत में तो ले लिया गया और सत्यापन के लिए सुरक्षित पोरबंदर लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भारत में ये ड्रग्स का करने क्या वाला था? क्या इससे भारतीय युवाओं को बर्बाद करने की साजिश तो नहीं रच रहा पाकिस्तान? और दूसरी बात, पाकिस्तान को पता है कि किसी और कार्य में तो उसका काम चल नहीं रहा। भारत को ये नशीले पदार्थ बेचकर ही कम से कम पैसे कमा ले, क्योंकि एक भी कंपनियां पाकिस्तान में रुकती नहीं। अब सारी विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पास अब कोई इनके अलावा रास्ता नहीं बचा, तस्करी के अलावा, आतंकवादियों के अलावा और कोई वे नहीं है। साथ ही साथ बता दें, अमेरिकी मीडिया ने भी माना S-400 की ताकत F-35 को ट्रैक कर सकता है ये रूसी डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट वॉशिंगटन पोस्ट ने रशिया की S-400 डिफेंस सिस्टम की दुर्जय क्षमताओं का स्वीकार किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में F-35 लाइटनिंग विमान सहित दूसरे स्टील्थ लड़ाकू विमानों का निशाना बनाने की इच्छा क्षमता को स्वीकार किया है। रूसी S-400 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दूसरी ओर F-35 को 5वीं पीढ़ी के सबसे सफल स्टील्थ विमान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो वैश्विक लड़ाकू जेट बाजार पर हावी है। S-400 ट्रायम्फ को नाटो नाम SA-21 गोलर के रूप में भी जाना जाता है। भारत ने भी रूस से इसके 5 स्क्वाड्रन को खरीदा है, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है और 2 बाकी अगले साल के अंत तक आ जाएगी। जी हाँ, रक्षा विशेषज्ञों का सुझाव है कि F-35 के पास S-400 की मौजूदगी से अमेरिकी विमानों की रडार पहचान में सुधार करने की रशिया की क्षमता बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त F-35 डेटा तक पहुंच में वृद्धि के साथ S-400 के मालिक और ऑपरेटर विमान में कमजोरियों की अधिक प्रभावी ढंग से पहचान कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका के F-35 से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है S-400, जो कि अब भारत के पास भी ऑलरेडी 3 मौजूद हैं और 2 आने वाले हैं। वाकई में भारत ने जो ये S-400 की डील की है, एकदम सही फैसला लिया। अगर आप भी ये मानते तो कमेंट में अपना भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, किस्मत हो तो ऐसी, पहले वित्त मंत्री फिर विदेश मंत्री और अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने इशाक डार। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री इशाक डार को तत्काल प्रभाव से देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इशाक डार की नियुक्ति की घोषणा तब की गई जब PM शहबाज शरीफ विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब गए हैं। इशाक डार को नवाज शरीफ का विश्वास पात्र माना जाता है। वो पाकिस्तान की पूर्व की सरकारों में कई बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इशाक डार एथनिक कश्मीर है, यानी कि इशाक डार के पूर्वज कश्मीर घाटी में रहते थे। पिछले महीने शहबाज शरीफ ने इशाक डार को विदेश मंत्री बनाया था। जब मार्च में शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट चुनी थी, तब इशाक को वित्त मंत्री न बनने से सब हैरान रह गए थे। नई सरकार में वित्त मंत्रालय मोहम्मद औरंगजेब को दे दिया गया था और इशाक के जिम्मे विदेश मंत्री का पद आया था। आपको बता दें, हमेशा से इशाक डार भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। वो हमेशा चाहते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान की बातचीत हो। तो वहीं आपको बता दें, पूर्वी चीन सागर में भिड़े चीन और जापान, बौखलाए ड्रैगन ने जारी कर दिया ये बयान। जी हाँ, पूर्वी चीन सागर में जापान और चीन के बीच जबरदस्त तरीके से ठन गई है। टोक्यो में चीन के दूतावास और जापानी मीडिया ने रविवार को कहा कि पूर्वी चीन सागर में दोनों देशों के धावे वाले क्षेत्र में चीन के तटरक्षकों ने जापानी सांसदों का सामना किया, जो चीन और उससे जुड़ी समुद्री विवादों की श्रृंखला में नवीनतम है। इसके पड़ोसी चीनी जहाजों ने अनिर्दिष्ट कानून प्रवर्तन उपाय किए। चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि जापान ने उन छोटे निर्जन द्वीपों के पास उल्लंघन और उकसावे के लिए गंभीर प्रतिनिधित्व दर्ज किया था, जिसे बीजिंग, जियाओयू और टोक्यो इसे सेनकाकू कहता है। चीन ने इसे जापान की उकसावे वाली कार्रवाई बताई है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान ने कर्ज के लिए फिर फैलाए हाथ। शहबाज शरीफ ने IMF प्रमुख जॉर्जिवा से की मुलाकात। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नकदी संकट से जूझ रहे देश के लिए नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रियाद में विश्व आर्थिक मंच की विशेष बैठक के इतर बैठक में शरीफ ने IMF से 3 अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। राज्य संचालित PTV न्यूज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शहबाज शरीफ और जॉर्जिवा के फिर से चुने जाने के बाद से ये पहली बैठक थी। वे आखिरी बार जून 2023 में पेरिस में नए वैश्विक वित्तीय समझौते के लिए शिखर सम्मेलन पर मिले थे। तो वहीं आपको बता दें, नेपाल में विदेश निवेश को बेचैन हुए प्रधानमंत्री प्रचंड शिखर सम्मेलन में भारत ने क्या कहा बता दें। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने रविवार को काठमांडू में 2 दिवसीय निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये देश निवेश के लिए एक उपयुक्त जगह
है और देश में अपार संभावनाएं हैं। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के लगभग 1800 लोग भाग लेंगे, जिनमें से 140 लोग भारत के होंगे। तीसरे नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का विषय उभरता नेपाल है। प्रचंड ने यह भी कहा कि नेपाल कानूनी, भौगोलिक तथा और रणनीतिक दृष्टिकोण से निवेश के लिए एक संभावित देश है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने दुनिया भर के निवेशकों से अवसर को भुनाने और इससे से लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि नेपाल निवेश के लिए एक उपयुक्त जगह है। वाम दलों के प्रभुत्व वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रचंड ने कहा कि नेपाल निवेशकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने और उदार आर्थिक नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में निवेश के अनुकूल माहौल सृजित किया गया है। साथ ही बता दें, भारतीय रक्षा मंत्रालय की गोवा शिपयार्ड ने नीदरलैंड के साथ MOU पर किए हस्ताक्षर। जी हां, भारतीय रक्षा मंत्रालय के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री लिज वे श्राइन मार्कर की उपस्थिति में ई टग्स के क्षेत्र में व्यापार और विकास सहयोग के लिए डेमन शिपयार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अनुसार MOU भारतीय बंदरगाहों को अत्याधुनिक, विश्वसनीय और हरित समाधान प्रदान करने के लिए नए परिदृश्यों का मार्ग प्रशस्त करता है। डेमन ग्रुप एक डच रक्षा जहाज निर्माण और इंजीनियरिंग समूह कंपनी है जो गोरिन केम नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों, 54 कंपनियों के साथ इसके दुनिया भर में शिपयार्ड और सर्विस हब मौजूद है। नीदरलैंड के मंत्री श्रेइन माकर ने गुरुवार को भारत को नीदरलैंड के लिए बड़ा भू राजनीतिक खिलाड़ी कहा था। साथ ही गाजा में अब नहीं चलेगी नेतन्याहू की मर्जी, फलस्तीनियों की मदद को आगे आए ब्रिटेन, तैनात करेगी सेना। जी हां, गाजा पट्टी पर हमास और इजरायली सेना का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को बेंजामिन नेतन्याहू की सेना IDF ने मध्य और दक्षिण गाजा शहर में शरणार्थी शिविर पर बमबारी की। इसमें कई घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई मासूम बच्चों समेत 22 फलस्तीनियों की मौत हो गई। गाजा में लगातार सामने आ रही बर्बरता पर अमेरिका, ब्रिटेन और UN समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता चुके हैं। अब खबर सामने आई है कि ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार गाजा में अपनी सेना को तैनात कर सकती है। ब्रिटेन के इस कदम से नेतन्याहू के इरादों पर पानी फिर सकता है। ऐसे में नेतन्याहू अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। जी हां, ब्रिटेन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गाजा पट्टी में अपनी सेना भेज सकता है। स्काई न्यूज ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। तो वहीं बता दें, हमास की जल्द हार चाहता है सऊदी अरबिया। 7 महीने से जूझ रहा इजराइल राफा अभियान से क्या निकलेगी दोस्ती का रास्ता। दरअसल गाजा में युद्ध के लगभग 7 महीने बाद भी इजराइल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सऊदी अरबिया भले ही सार्वजनिक रूप से राफा में इजराइल को ना चाहता हो, लेकिन रियाद 7 अक्टूबर से युद्ध पर करीबी से नजर रख रहा है। उसने शायद सोचा होगा कि हमास को हराने में इजराइल को 7 महीने क्यों लगे और हमास स्पष्ट रूप से गाजा के अधिकांश हिस्सों में क्यों लौट आया है। सऊदी अरबिया संभवतः है हमास को जल्दी पराजित करना पसंद करेगा। यह समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल इस तरह से युद्ध क्यों लड़ रहा है। हमास को एक जगह से दूसरी जगह जाने और जीवित रहने दे रहा है। रफा में संभावित ऑपरेशन अब केवल विवादास्पद है क्योंकि इनमें 6 महीने लग गए हैं। साथ ही साथ बता दें, क्या जुलाई में होंगे ब्रिटेन में आम चुनाव। खतरे में PM ऋषि सुनक की कुर्सी, सांसद ने बदला पाला। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद के दल बदल कर विपक्षी लेबर पार्टी में शामिल हो जाने के बीच जुलाई में आम चुनाव कराए जाने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज करने से रविवार को इनकार कर दिया। देश में 2 मई को नगर निकाय और महापौर चुनाव होने हैं। सांसद डैन पोल्टर ने कहा कि अगले चुनाव से पहले वो विपक्षी खेमे में चले जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी NHS पर टोरी बोले तो कंजर्वेटिव सरकार के कामकाज का अब और बचाव नहीं कर पाएंगे। स्काई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सुनक से यह पूछा गया कि आम चुनाव इस साल के उत्तरार्ध में कराए जाने की बात उनके द्वारा बार बार बोले जाने का मतलब क्या जुलाई में चुनाव कराया जाना भी हो सकता है। साथ ही बता दें, पाकिस्तान में मौसम ने मचाई भारी तबाही। भारी बारिश से बलूचिस्तान में बाढ़, 22 लोगों की हुई मौत। बता दें, पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने रविवार को यह जानकारी दी। राजधानी क्वेटा समेत बलूचिस्तान प्रांत के कई जिलों में भारी बारिश और तूफान के कारण शनिवार को अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। कई शहरों में भी बाढ़ की स्थिति रही। विभाग ने एक बयान में कहा है कि बारिश, तूफान और ओलावृष्टि के कारण अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है और ये मौतें पिछले 48 घंटों में हुई है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी के खास मौलवी ने पैगंबर मोहम्मद पर की अपमानजनक टिप्पणी, मच गया बवाल। जी हाँ, ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी के करीबी प्रभावशाली मौलवी अली रजा पनाहियान द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर बवाल मच गया है। आरोप है कि खुमैनी के करीबी होने की वजह से 59 साल
साल के पनाहियान के खिलाफ कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है। ईरान में पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य टीवी पर एक राजनीतिक टिप्पणी के दौरान पनाहियान ने कहा था कि पैगंबर ने ना तो अपने लिए और ना ही इमाम अली के लिए कोई दोस्त रखा था। उनकी इस टिप्पणी से ऐसा लगता है कि पैगंबर मोहम्मद एक अप्रिय शख्स थे। पनाहियान की टिप्पणी पर काफी आक्रोश दिखा और उनकी निंदा की गई। उपदेशक हुसैन अंसारिया ने पनाहियान की निंदा करते हुए कहा कि क्या पैगंबर अप्रिय थे? क्या पैगंबर के लिए ऐसा कहने से ज्यादा अपमानजनक कुछ और हो सकता है? लोगों का मानना है कि सरकार से करीबी के चलते मौलवी पनाहियान को दंडित नहीं किया गया। साथ ही बता दें, पेस्टिसाइड मिलाने के आरोप पर एमडीएच ने अब तोड़ी चुप्पी, कहा आरोप निराधार है, बेसलेस है, ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। बता दे, भारतीय मसाला कंपनी एमडीएच के मसालों में मिलावट की बात सामने आने के बाद कंपनी की तरफ से बयान जारी किया गया है। एमडीएच की तरफ से इस बात से इनकार किया गया है कि उसके मसालों में कैंसर को बढ़ावा देने वाले कीटनाशक है। कंपनी का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद, गलत और बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं। कंपनी का ये बयान हांगकांग और सिंगापुर में दोनों भारतीय मसाला ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट को अपने देशों में प्रतिबंधित करने के कुछ दिनों बाद आया है। हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से दावा किया गया है कि कई मसालों में कार्सिनोजेनिक बोले तो कैंसर पैदा करने वाला पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। एमडीएच की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमारे मसालों में इथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का आरोप गलत है और इसके कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस बारे में सिंगापुर या हांगकांग अधिकारियों का एमडीएच से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ है। इससे यह साफ है कि एमडीएच के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अपने भारतीय ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? जो भी लगता हो दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। यह जांच का मामला, इस पर जांच होगी, भारत में भी जांच होगी, देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। बहरहाल आपको जो भी लगता हो सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप, सच को सामने लाना मेरी जिम्मेदारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। एक टीवी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि तथ्यों के आधार पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सच को बाहर लाया जाए। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो चुनाव के दौरान सिर्फ एक शो पीस होता है? यह मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो हर पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़े। मैं मीडिया का इसके लिए इंतजार कर रहा था। मैंने पहले ही दिन मैनिफेस्टो को पढ़ा था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा लगता है कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है। इसके बाद मैं सोच रहा था कि मीडिया इसको पढ़कर दंग रह जाएगा, लेकिन ये लोग सिर्फ वही दोहराते रहे जो कांग्रेस ने पेश किया। इसके बाद मुझे लगा कि ये पूरी व्यवस्था के साथ एक बड़ा घोटाला है जिसे सामने लाना चाहिए। तो वहीं कर्नाटक में पीएम मोदी जी ने निशाना साधते हुए कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने सैकड़ों मंदिर तोड़े। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है, जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतनी दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतना उलझ चुकी है कि उसे देश हित की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। उन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। जब बेंगलुरु के एक कैफे में बम विस्फोट हुआ तो कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने सैकड़ों मंदिर तोड़े। तो वहीं पीएम मोदी जी ने कहा आजादी के दूसरे दिन ही राम मंदिर पर फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक अयोध्या की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन राम मंदिर पर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, जब तब जाकर 500 साल का सपना पूरा होता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। यानी कि बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों, बड़े ही सटीक तरीके से कांग्रेस को पीएम मोदी जी ने घेरा। इन पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, संदेश खाली को लेकर बड़ी खबर, छीन ली गई पुलिस की ताकत, सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए पहुंची ममता सरकार। बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश देने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, यानी आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है। तो वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि यह सब केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी खुद ही ये सब गोला बारूद लेकर पहुंचे थे और इसे गलत रूप से दिखाया है। यानी कि कुल मिलाकर ममता बनर्जी उल्टा केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाती दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें, क्या डरा धमकाकर चुनाव जीतेंगी ममता? संदेश खाली में हथियार बारूद मिलने पर नड्डा जी ने भी बड़ा हमला किया ममता बनर्जी पर। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संदेश खाली में सीबीआई द्वारा हथियार और गोला बारूद जब्त किए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उनसे रविवार को सवाल किया गया कि क्या वो लोगों को डराकर धमकाकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। नड्डा
मीडिया ने दावा किया है कि भाजपा बंगाल की 42 लोकसभा सीट में से 35 से अधिक सीट पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने संदेश खाली की उन महिलाओं के प्रति पार्टी की एकजुटता व्यक्त की जिनका तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने कथित यौन उत्पीड़न किया था। तो वहीं बता दें, अमित शाह जी के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, गृह मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज की FIR। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया है। गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस को 2 शिकायतें मिली थी। इसमें एक शिकायत बीजेपी की ओर से की गई थी, जबकि दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी। शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर विंग यानी IFSO यूनिट ने FIR दर्ज की है। अमित शाह के एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। एडिटेड वीडियो में गृह मंत्री को SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। इस एडिटेड वीडियो को लेकर बीजेपी ने देश भर में FIR दर्ज करने का फैसला किया है। जी हां, अब जिसने भी ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ की उस पर बड़ा एक्शन होने वाला है। साथ ही बता दें, लवली ने त्याग पत्र देने के 10 कारण गिनाए। सबसे अधिक इस नाम का जिक्र करके साधा निशाना दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेसी अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस आला कमान को भेजे त्याग पत्र में 10 कारण गिनाए हैं। इनमें उन्होंने सबसे अधिक प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर निशाना साधा है। उनके व्यवहार को ही उन्होंने त्याग पत्र देने का मुख्य कारण बताया है। वहीं बाबरिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लवली का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब देश में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे अपने सहयोगी दल का आंतरिक मामला बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने 10 बड़े कारण गिनाए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिनमें पहला है प्रदेश प्रभारी बाबरिया ने प्रदेश स्तर के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी। दिल्ली में 150 से ज्यादा ब्लॉकों में कोई अध्यक्ष है ही नहीं। तो दूसरा है प्रदेश इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, इसके बावजूद पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। वहीं तीसरा है गठबंधन के तहत 7 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आवंटित की गई। तीनों सीटों पर प्रदेश के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। बाकी आप स्क्रीन पर कारण देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया, कहा मोदी जी ने कोविड-19 के दौरान टीके उपलब्ध कराकर हर किसी की जान बचाई, इसीलिए उन्हें वोट दें। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को लोगों से सभी मुद्दों को किनारे रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की और कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीके उपलब्ध कराकर उन्होंने हर किसी की जान बचाई। फडणवीस ने सोलापुर के माढ़ा और बारशी कस्बों में अपने संबोधन के दौरान टीकों का हवाला देकर वोट मांगे। इसी बीच दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।